हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? हाँ भाई, कैसे हो सारे के सारे? चलो, लास्ट टाइम हमने जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लास्ट टाइम हमने ये नई यूनिट स्टार्ट करी थी, इजंट इट? इस यूनिट का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर था, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, के अंदर 3 चैप्टर थे। सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो हमारा अभी ऑनगोइंग चैप्टर है। ये चैप्टर हमारा ऑनगोइंग है, इजंट इट? इससे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इजंट इट? और इसी में फिर हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा, थर्ड एंड लास्ट चैप्टर, वो क्या हो जाएगा? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम ये 3 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, जो ये चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है। इसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है, जिस लेक्चर में हमने बात की थी बल्क प्रॉपर्टीज की। हमने बल्क प्रॉपर्टीज की बात करी थी, हमने इलास्टिसिटी की बात करी थी, इजंट इट? फिर हमने कुछ 3-4 डेफिनेशंस भी की थी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, इलास्टिसिटी और डीफॉर्मिंग फोर्स। ये कुछ 3-4 टर्म्स के बारे में हमने बात की थी। मूविंग टू द नेक्स्ट, आज हम करेंगे स्ट्रेस। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे स्ट्रेस। देखो, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता क्या है? एक तो वो स्ट्रेस जो हमारे माइंड में है, पढ़ाई का स्ट्रेस, फिर इन फ्यूचर एक अच्छी जॉब का स्ट्रेस, ये सभी स्ट्रेस है जो हमारे मेंटली स्ट्रेस है, इजंट इट? ये सारे के सारे स्ट्रेस मेंटली स्ट्रेस है। लेकिन फिजिक्स में हम इन स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे। फिजिक्स में हम इन स्ट्रेसेस की बात कभी करते ही नहीं है। फिजिक्स के लिए स्ट्रेस का मतलब क्या है, ये देखो। अब याद है जब मैंने इलास्टिसिटी के लिए 3-4 एग्जांपल लिखवाए थे। इफ इट इज विजिबल टू ऑल, अगर मैं इस चीज को स्ट्रेच करूं, ये कोई भी एक रबर बैंड है या कुछ है, अगर मैं इसे स्ट्रेच करूं तो यानी कि इसके अंदर डीफॉर्मेशन आ रही है। यानी कि जो फोर्स मैंने लगाया, इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? इस फोर्स का नाम सर डीफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स ने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराई है। तो यानी कि इस स्ट्रेस का नाम या इस फोर्स का नाम क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स है। यानी कि ये कोई भी एक रबर बैंड था, मैंने जब इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मान लो ये वो रबर बैंड था, मान लो ये रबर बैंड है, ठीक है? ये वाला रबर बैंड है। मैं जब इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, मैं जब इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा, मैं इसको डीफॉर्मिंग फोर्स को डीएफ बोल लूं, तो जब भी मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो यानी कि ये जो है, ये रबर बैंड ऐसा हो जाएगा, इजंट इट? ये रबर बैंड ऐसा है, ये इस पे जब मैंने फोर्स लगाया तो ये रबर बैंड ऐसा हो गया। यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स, इजंट इट? ये वाली कंडीशन है। लेकिन एज सून एज ये डीफॉर्मिंग फोर्स गायब हो गई, ये अपने एक्चुअल उसी शेप में आ गया। यानी कि जब क्या हुआ, जब डीफॉर्मिंग फोर्स गायब हुए, ये अपने एक्चुअल शेप में आ गया, इजंट इट? अब अगर मैं बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर डीफॉर्मेशन क्यों आई,
इसके अंदर डिफॉर्मेशन क्यों आई? कि सर कुछ फोर्स थे जो इसके ऊपर एक्ट कर रहे थे, और मुझे यह बात पता है कि जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स होंगे वही या जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। इस रबर बैंड के ऊपर फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में थे, इसीलिए इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब ऐसा क्या हुआ कि जब ये जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स गायब हुए, ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी एक्चुअल शेप में आ गया। जैसे ही ये वाले डिफॉर्मिंग फोर्स गायब हुए, ऐसा क्या हुआ कि ये जो चीज है, ये जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब जैसे ही यहां से फोर्स गायब हुए, ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन में आ गई और ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन में आ गई। यानी कि देयर मस्ट बी सर्टेन फोर्सेस जो एक्ट करेंगे अंदर की तरफ, इजंट इट? जब तक ये फोर्स होंगे नहीं, ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ही नहीं सकती। ये बात तो सबको पता है कि जब तक कोई फोर्स होगा ही नहीं वहां डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं। तो यानी कि अगर ये स्ट्रेस्ड आइटम अगर वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पाया तो देयर मस्ट बी सर्टेन फोर्सेस जो एक्ट कर रहे होंगे, इजंट इट? मैं इसे एफ आर मान लूं, मैं इसे भी एफ आर मान लूं। जैसे देख, अब जैसे कि क्या चीज है जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करा रहे थे, मैंने उन्हें एफ डी बोला था, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो रिस्टोर कराएंगे उनको मैं क्या बोल दूंगा? रिस्टोरिंग फोर्स, इजंट इट? उनको मैं क्या बोल दूंगा? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं? इसी चीज को मैं स्ट्रेस बोलता हूं। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया is called stress, isn't it? Restoring force acting per unit area is called stress। यानी कि स्ट्रेस क्या होंगे? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इसके बारे में हमने बात की थी। स्ट्रेस कोई बाहर से तो नहीं आया। ये देखो, मुझे ये बताओ कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स था ये बाहर से तो नहीं आए, ये बाहर से तो आई नहीं, ये इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए। रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए, किसी ने बाहर से तो नहीं लगाया। अगर मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच करूं तो कोई बाहर से आके रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा रहा, ये इस बॉडी के खुद के हैं, ये इस बॉडी के खुद के रिस्टोरिंग फोर्स है, इजंट इट? यानी कि स्ट्रेस क्या हो जाएंगे? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आर नोन एज स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ये बात हो गई थी। यानी कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा मेरा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। टेक्निकली स्पीकिंग रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स अपॉन एरिया एक चीज और भी होती है, फोर्स अपॉन एरिया एक चीज और भी है। वो चीज क्या है? वो चीज प्रेशर है। वो चीज प्रेशर है। यानी कि स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर है। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर।
इजंट इट? ये भी फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर। मैं स्ट्रेस को प्रेशर बोल दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि यहां से हमें दो बातें पता चली, यहां से हमें दो बातें पता चली। बात नंबर एक क्या थी कि स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि ये एक तरह का प्रेशर है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रेशर या काइंड ऑफ प्रेशर। तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज मैं बात करूंगा इसकी यूनिट की। तीसरी बात मैं क्या करूंगा इसकी यूनिट्स की। इसकी यूनिट्स क्या क्या होंगी? ये देखो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। यानी कि फोर्स की यूनिट क्या, स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इजंट इट? यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसकी एक यूनिट और होगी, इसकी एक यूनिट और होगी। देखो, स्ट्रेस एक टाइप का प्रेशर है, स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर, यानी कि इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी पास्कल। यानी कि स्ट्रेस की दो यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरी चीज क्या है? पास्कल। ठीक है, इस चीज में डाउट? इस चीज में किसी को कोई डाउट? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ भाई देखो, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला डेराइव करना नहीं आता तो क्या करो? स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2 या MLT-2, MLT-2, और एरिया मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? MLT-2 and L-2, and on solving this equation we will get कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स है, ये इसकी यूनिट्स है। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स है। यानी कि स्ट्रेस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रेस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी कि सर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और ये एक टाइप का प्रेशर होगा। ये बात हमने पढ़ ली कि सर ठीक है। यूनिट्स हमने पढ़ी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल। फिर हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा ML-1T-2। इतने में किसी को डाउट? इतने में किसी को डाउट? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, देखो स्ट्रेस को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो देयर आर टू ब्रॉड वेज टू क्लासिफाई स्ट्रेस। यानी कि अगर मैं बात करूं स्ट्रेस दो तरीके के होंगे। स्ट्रेस दो तरीके के होंगे। पहला कौन सा? एक होगा, एक क्लासिफिकेशन होगी इसकी ऑन द बेसिस ऑफ
पॉइंट ऑफ एक्शन, दूसरा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी कि देयर आर टू ब्रॉड वेज, एक है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ये देखो, जो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन है ये दो तरीके के होंगे। पहला क्या होगा, एक होगा इसका नॉर्मल स्ट्रेस, एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस और एक होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन के हिसाब से ये तीन टाइप के होंगे। पहला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर आएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और लास्ट होगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, फर्दर अगर मैं डिवाइड करना और चाहूं, अगर मैं इसे और डिवाइड करना चाहूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के भी दो टाइप हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के भी दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का दो टाइप होंगे, एक हो जाएगा जो इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन जो प्रोड्यूस करेगा, दूसरा होगा कंप्रेशन का, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा कंप्रेशन। एक तो होगा इलोंगेशन, दूसरा होगा कंप्रेशन। अब इन्हें बारी बारी स्टडी करेंगे, बारी बारी स्टडी करेंगे। ये देखो, अगर मैं इसमें भी लिखना चाहूं ना, तो जो शियर स्ट्रेस है, जो शियर स्ट्रेस है ये इकलौता टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, ये इकलौता टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। ये होता है कि हाँ विल स्टडी, लेकिन एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन विल मूव फर्दर। चलो ले लिया। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की, फ्लो चार्ट को यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां सॉल्व करना है नॉर्मल स्ट्रेस, तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस होगा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस होगा क्या, अगर मैं बात करूं, ये मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरी कोई भी एक बॉडी है, इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं इसका लाइव एग्जांपल लेके दिखाऊं आप लोगों को, तो अब जैसे मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो ये इसका एरिया है, ये वाला इसका जो पूरा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। यानी कि वो सारे फोर्सेस, वो सारे के सारे फोर्सेस जो इस एरिया वेक्टर के, जो ये वाला जो एरिया वेक्टर है, इस ब्लैक स्क्रीन में दिखेगा, ये जो एरिया वेक्टर है इस एरिया वेक्टर के पैरेलल होंगे। यानी कि वो सारे फोर्सेस जो इस एरिया वेक्टर के पैरेलल होंगे, उन सारे के सारे फोर्सेस का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। नहीं समझ आया? अब जैसे मान लो ये मेरा वही एरिया है, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। अगर एरिया वेक्टर के नॉर्मल हैं, अगर एरिया वेक्टर से
वो सारी के सारे फोर्सेस अगर 0 डिग्री पे हैं यानी कि एरिया के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि यहां पे लगने वाले ये सारे जो फोर्स हैं, ये सारे जो डिफॉर्मिंग फोर्स हैं, इन्हीं की वजह से स्ट्रेस आएगा, इन्हीं की वजह से स्ट्रेस आएगा। यानी कि जितने भी स्ट्रेस दे आर नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, और नॉर्मल का मतलब स्ट्रेस में और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि स्ट्रेस में एंड एरिया वेक्टर में 0 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि वो सारे के सारे स्ट्रेस जो क्या होंगे, जो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री पे होंगे, एरिया वेक्टर के साथ जो भी स्ट्रेस 0 डिग्री पे होंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, इजंट इट। नाउ मूविंग फर्दर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे स्ट्रेस दोज स्ट्रेसेस दैट आर perpendicular to the area vector, मतलब सर अगर ये एरिया वेक्टर है, तो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि यहां पे ऐसे लगने वाले, ये वाला एरिया पे ऐसे लगने वाले सारे के सारे जो फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे जो स्ट्रेसेस हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। उन सारे के सारे स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस वो सारे स्ट्रेस जो क्या होंगे, मेक एन एंगल 0 डिग्री विद एरिया वेक्टर। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे स्ट्रेस दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एरिया वेक्टर। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होंगे, आया समझ, मेरे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होंगे, ये बात भी आई समझ, इतनी बात आ गई समझ, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। चलो नाउ मूविंग फर्दर, अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेस की, जिसमें सबसे पहला स्ट्रेस कौन सा है, जिसमें सबसे पहला स्ट्रेस है मेरा टेंसाइल स्ट्रेस। सबसे पहला क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी का नाम क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले बात आएगी कि टेंसाइल स्ट्रेस होंगे क्या। देखो, अगर मैं वापस उसी एग्जांपल पे लेके चलूं, तो ये जो रबर बैंड है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। इस डिफॉर्मिंग फोर्स ने इस रबर बैंड की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, इजंट इट। यानी कि जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इसकी लेंथ में इंक्रीज आया,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ। इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आया, यानी कि द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, यानी कि वो सारे के सारे स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होंगे, यानी कि स्ट्रेसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड against the deforming force which will increase the length in direction of force applied, isn't it? यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होंगे, ये बात आई समझ। अगर मैं इसी का डायग्राम बना के देखूं तो इनिशियली ये रबर बैंड था, इनिशियली मेरे पास ये रबर बैंड था। जब मैंने इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो यानी कि इस रबर बैंड ने क्या किया, रबर बैंड ने अपनी लेंथ बढ़ा ली, यानी कि रबर बैंड की लेंथ में इंक्रीज आया। ये क्या था, डीफॉर्मिंग फोर्स था, और ये चीज क्या थी, ये चीज भी डीफॉर्मिंग फोर्स थी, ये चीज भी डीफॉर्मिंग फोर्स थी। आई बात समझ कि डीफॉर्मिंग फोर्स यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अब इस डीफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे, ये देखो, अगर मैं बात करूं, ये इसकी लेंथ में इतना इंक्रीज आया, इसकी लेंथ में इतना इंक्रीज आया, यानी कि देयर इज अ इंक्रीमेंट इन लेंथ, डेल्टा एल, यानी कि इस वक्त जो ये स्ट्रेस डेवलप होंगे, इस वक्त जो ये स्ट्रेस डेवलप हो रहे होंगे, स्ट्रेस और यहां पे भी स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस हैं, इन स्ट्रेसेस का नाम क्या है, इन स्ट्रेस का नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। इनका नाम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। आई बात समझ कि टेंसाइल स्ट्रेस होंगे क्या, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होंगे, आई बात समझ। नो फर्दर मूविंग विल सी कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेस की। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊं, यानी कि अगर मैं इसे कंप्रेस करना स्टार्ट करूं, तो यानी कि इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर मैं इसे ऐसे पुश करूंगा, अगर मैं इसे अंदर की तरफ दबाऊंगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। यानी कि एक बात बताओ, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स अंदर की तरफ लगाई, अगर मैंने इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगाई, तो इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली ये जो ऑब्जेक्ट था ये श्रिंक हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। अब यहां पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे, वो बाहर की तरफ होंगे, यहां से जो स्ट्रेस होंगे बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, इजंट इट, होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि ये जो स्ट्रेस हैं जो प्रोड्यूस हुए, यानी कि दोज स्ट्रेसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, लिख लो, those stresses
that are produced against deforming force that will decrease the length, that will decrease the length, isn't it? कंप्रेसिव स्ट्रेस की कहानी आई समझ? व्हाट इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस? आई बात समझ? इतने में किसी को डाउट? इतने में किसी को डाउट? चलो, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम करेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हम करेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा? व्हाट इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रेस? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, सिमिलरली ये भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल है। अगर मैं, अब मुझे एक बात सोच के बताऊं, अगर मैं इस वाली बॉल पे चारों तरफ से स्ट्रेस लगाऊं, या चारों तरफ से अगर मैं इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, तो यानी कि क्या होगा? ये श्रिंक हो जाएगी, ये बॉल जो है ये बॉल श्रिंक हो जाएगी, यानी कि ये जो चीज है बॉल श्रिंक हुई, ये देखो बॉल श्रिंक हो गई। सिमिलरली अगर इसमें स्ट्रेस अंदर की तरफ से हो, अगर यही स्ट्रेस अंदर की तरफ से होंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यही चीज अंदर की तरफ से होगी तो यानी कि अब ये बॉल ऐसे एक्सपेंड कर लेगी, इजंट इट? अगर स्ट्रेस बाहर की तरफ से है तो कंप्रेस, अगर स्ट्रेस अंदर की तरफ से है तो बॉल इलोंगेट हो जाएगी। और यही चीज, यही स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट the forces that act from each side on an object। इन सारे स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? इन सारे के सारे स्ट्रेसेस का नाम हो जाएगा मेरा, इन सारे के सारे स्ट्रेसेस का नाम हो जाएगा मेरा क्या? हाइड्रोलिक स्ट्रेसेस। यानी कि जो ये स्ट्रेस होंगे बाहर की तरफ, जो स्ट्रेस होगा बाहर की तरफ, इन सारे के सारे स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इजंट इट? सिमिलरली यहां से अंदर की तरफ होंगे, यहां से अंदर की तरफ होंगे, और इनका नाम भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इजंट इट? नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये चीज आई समझ? ये चीज आई समझ? हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होंगे? नाउ मूविंग टू द लास्ट टाइप, अब हम बात करेंगे किसकी? शियर स्ट्रेस की। हम किस चीज की बात करेंगे? शियर स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज अ शियर स्ट्रेस? अब मेरी बात बड़े ध्यान से बताओ, अब जो मैं पूछूं वो बात बड़े ध्यान से देखना। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे, और ये यहां पे मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, या ये यहां पे ऐसे फिक्स है, दिस ऑब्जेक्ट कांट मूव। तो जब मैं इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाऊंगा, जब मैं इसे यहां से फोर्स लगाऊंगा,
ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ? ये इनिशियली यहां पे ऐसे फिक्स था, तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा वो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, इजंट इट? यानी कि सबसे पहली बात क्या कि शियर स्ट्रेस होगा क्या? शियर स्ट्रेस होगा क्या? ये देखो, अगर मैं इसकी एक डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका, तो यहां पे चलो, अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, मान लो चलो इसे कर, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था और ये ऑब्जेक्ट यहां से फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट यहां से फिक्स है। तो जब मैं ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, जब डीफॉर्मिंग फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, तो यहां से तो ये मूव नहीं कर सकता ना, यहां से तो ये मूव नहीं कर सकता। यानी कि क्या चीज होगी, इसकी शेप, इसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाएगी, isn't it? अब जरा ध्यान से दिखा, ये ऐसे था, इवेंचुअली उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलो कोई बात नहीं, इसमें ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो इस वक्त जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इस वक्त जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा शियर स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड against any deforming force which results in एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिफॉर्मेशन। उस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? उस स्ट्रेस का नाम हो जाएगा शियर स्ट्रेस, इजंट इट? उस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस। यानी कि ये देखो, रिवाइज करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया था, एरिया वेक्टर के पैरेलल लगेगा, या एरिया वेक्टर से नॉर्मली लगेगा, या 0 डिग्री पे लगेगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा? वो स्ट्रेस जो एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पे एक्ट करेगा, उसका नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या? जब भी मेरे ऑब्जेक्ट में इलोंगेशन आएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? जब भी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्रेस करेगा, उस केस में आने वाले स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। मूविंग टू द थर्ड, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक ऐसा स्ट्रेस जो चारों तरफ से एक्ट करेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। लास्ट स्ट्रेस कौन सा? शियर स्ट्रेस। लास्ट कौन सा? शियर स्ट्रेस। यानी कि वो स्ट्रेस जो एक्ट करे जब मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, या जब मेरी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी? जब मेरी बॉडी के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। मेरी बॉडी के अंदर जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, उस वक्त आने वाले स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस। इजंट इट? यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गई क्लियर? टाइप ऑफ स्ट्रेस
आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।